चैप्टर 2 का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग मतलब कि प्रशिक्षण, यानी कि सामान्य ज्ञान के विपरीत वह विशिष्ट ज्ञान जो किसी कार्य को विशेष करने हेतु जरूरी होता है। हेलो दोस्तों, आप सभी का जज्बा क्लासेस में स्वागत है। आज IMED के चैप्टर 2 के लेक्चर 3 में हम बात करेंगे ट्रेनिंग, यानी कि ट्रेनिंग की साथ ही साथ चयन और भर्ती की। तो हम 3 टॉपिक को कवर करेंगे आज। पहला टॉपिक क्या होगा? पहला टॉपिक होगा चयन, दूसरा टॉपिक होगा भर्ती, तीसरी टॉपिक है आपका ट्रेनिंग यानी कि प्रशिक्षण। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं लेक्चर को। इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको वर्कर डेवलपमेंट को बताया था। किसको बताया था? वर्कर डेवलपमेंट को। तो आज हम बात करेंगे कि चयन क्या होता है और भर्ती क्या होती है, और इसके बाद वाली वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे जिसमें चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को समझाया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक हम अब देखते हैं कि चयन क्या है। चयन ये कार्य होते हैं कि मान लीजिए कि हम चयन इस प्रकार से करते हैं कि 2 भागों में बांटते हैं चयन को। एक भाग वह बनाते हैं जिसमें हम उनको लेते हैं जो हमारे कार्य के अनुसार सही बैठते हैं, जिस चीज़ का हमने रिक्वायरमेंट मांगा था उस हिसाब से वर्कर हमको मिल रहे हैं, और दूसरे में वो आते हैं जो हमारे कार्य के अनुसार नहीं बैठते हैं। तो चयन एक तरह की क्या प्रक्रिया है? छँटनी की प्रक्रिया है। तो चयन हम देखेंगे कि एक छँटनी की प्रक्रिया है, और इसमें हम देखते हैं प्रथम श्रेणी में लोगों को बांटते हैं और दूसरी श्रेणी में बांटते हैं। प्रथम श्रेणी में किन लोगों को देखते हैं? जिनकी योग्यता, अनुभव, कार्य विशेषता आदि हमारे कार्य के अनुसार सही बैठता है। दूसरे वाले में देखते हैं जो हमारे प्रभाव के अनुसार सही नहीं बैठते हैं। तो 2 तरह के लोगों को हम बांट लेते हैं। एक वो जो हमारे कार्य विशेष के लिए उपयोगी होते हैं, और दूसरे वो जो हमारे कार्य विशेष के लिए उपयोगी नहीं होते हैं। चयन की प्रक्रिया हर फैक्ट्री, हर उद्योग में किया जाता है, और यह प्रक्रिया प्राथमिक स्तर पर ही छांट करके देखी जाती है। तो चयन की प्रक्रिया जो होती है वो प्राथमिक स्तर पर होती है। किस स्तर पर होती है? प्राथमिक स्तर पर ही होती है। चयन की प्रक्रिया में हम सम्मिलित करते हैं बहुत सारी चीज़ों को। हम देखेंगे आगे कि चयन किस तरह से किया जाता है। तो हम यहाँ पे देखें चयन के डिफिनीशन को अगर हम देखें तो हम देखते हैं कि चयन जो है वो रिक्त स्थानों के संबंध में जितने आवेदन प्राप्त होते हैं उनके 2 वर्गों में बांट दिए जाते हैं। प्रथम श्रेणी में उन आवेदनों पत्रों को सम्मिलित किया जाता है जिनकी योग्यता, अनुभव और कार्य विशेषता आदि हमारे कार्य के अनुसार सही बैठते हैं। दूसरे वाले में हम देखेंगे कि किस तरह के श्रेणी में आएंगे। दूसरे होंगे जिसमें सम्मिलित किए गए जाते हैं जो हमारे प्रभाव के अनुसार सही नहीं बैठते हैं। अर्थात इसका कहने का अर्थ यह हुआ कि प्राथमिक स्तर पर ही उन्हें छांटकर अलग कर दिया जाता है और हम चयन प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं करते हैं। तो प्रथम श्रेणी वाले लोग चयन प्रक्रिया में सम्मिलित होते हैं और द्वितीय श्रेणी वाले लोग चयन में सम्मिलित नहीं होते हैं। मान लीजिए हम ये कहते हैं कि किसी भी कंपनी में या किसी भी उद्योग में एक रिक्त स्थान है, उस रिक्त स्थान को पूर्ति करनी है। तो हम मान लीजिए कि हमारे वहाँ एक इलेक्ट्रीशियन नहीं है, तो हम उस व्यक्ति को खोजेंगे जिसने ITI किया हो, यानी इलेक्ट्रीशियन का कोर्स किया हो। तो हम उस इलेक्ट्रीशियन को रखेंगे, ना कि 12th पास लड़के को रखेंगे। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग आएंगे, लेकिन हमें उन्हें रखेंगे जो हमारे कार्य विशेष, योग्यता और अनुभव के अनुसार सही बैठते हैं। अगले प्रोसेस में देखेंगे कि हम भर्ती क्या होता है। तो भर्ती क्या है? भर्ती जो है वो कार्मिक प्रबंध का प्रमुख कार्य है। पहली बात हमको ये समझना है कि भर्ती जो है वो कार्मिक प्रबंध का प्रमुख कार्य है। तो हम देखेंगे कि भर्ती कैसे की जाती है। तो फ्लिक्को के अनुसार भर्ती क्या है? भर्ती किसी पद पर कार्य करने के इच्छुक व्यक्तियों को पता लगाना है और उन्हें आवेदनार्थ करना है। साथ ही साथ उनको हमने देखना है कि उस पद के लिए वो सही बैठते हैं कि नहीं बैठते हैं। तो भर्ती यानी कि रिक्रूटमेंट जो है वह 2 प्रकार से होते हैं। 2 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? भर्ती के स्रोत कौन से हैं? एक तो आंतरिक स्रोत है और दूसरा बाह्य स्रोत है। आंतरिक स्रोत में क्या हो सकता है? आंतरिक स्रोत में वो हो सकते हैं स्थानांतरण के द्वारा, दूसरा है पदोन्नति के द्वारा। हम फिर आगे देखेंगे कि जो फिलिप्पो साहब ने कहा कि जो भर्ती के लिए इच्छुक व्यक्ति हैं उन उम्मीदवारों को हम क्या करेंगे? उनका आवेदन करवाएंगे। आवेदन करवा के देखेंगे कि उनमें से कौन सही बैठते हैं। तो पहला या तो हम आवेदन के द्वारा देखेंगे, दूसरा क्या है कि हम आंतरिक तौर पर ही अपने वहाँ से लोगों को चूज कर लेंगे। अब हम यहाँ देखते हैं भर्ती के आंतरिक स्रोत में कौन कौन से हैं। आंतरिक स्रोत कौन सा है? एक है स्थानांतरण, दूसरा है पदोन्नति। बाह्य स्रोत में कौन कौन से आते हैं? बाह्य स्रोत में यहाँ क्या है कि हम नोटिफिकेशन निकाल दें, यानी कि विज्ञापन निकाल दें। दूसरा बात, हम जाके किसी संस्थान या शैक्षणिक संस्थान से हम लोगों को रिक्रूट कर लें। प्लेसमेंट एजेंसियों से संपर्क करें कि हमको वर्कर्स चाहिए, बाहर नोटिफिकेशन निकला हुआ है, तो वो प्लेसमेंट एजेंसियाँ लड़कों को लेके अपने वहाँ
बच्चों को लेने के बाद वह उद्योग में देते हैं। तीसरा है चौथा है रोजगार कार्यालय। रोजगार कार्यालय में जाकर के हम रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ श्रम ठेकेदारों यानी कि जो ब्रोकर्स होते हैं उनके द्वारा हम वर्कर्स को भर्ती कर सकते हैं और टेंडर निकाल करके हम कर सकते हैं। और लास्ट जो है वो कारखाने गेट के पर भर्ती कर सकते हैं। कारखाने गेट पे क्या होता है, हम चस्पा कर देते हैं, हमें प्यून चाहिए या हमें कोई ड्राइवर चाहिए, तो ये गेट पे ही चिपका देते हैं और वहाँ से लोग आवेदन उनको देखकर करते हैं। जो सही बैठता है उन कैंडिडेट का चयन होता है और वो बाद में सिलेक्शन प्रोसेस में क्लियर होते हैं। आगे हम देखेंगे कि भर्ती की विशेषताएं क्या है। भर्ती की विशेषताओं में हम देखेंगे कि हमारे पास सामाजिक उद्देश्य के अनुकूल होना चाहिए। भर्ती का मतलब ये है कि सामाजिक उद्देश्य के अनुकूल कैसे होना चाहिए। मान लीजिए ऐसी कोई भर्ती ना हो रही हो जिससे कि गलत कार्य हो रहा हो। अनैतिक कार्यों के लिए भर्ती नहीं की जाएगी, नैतिक कार्यों के लिए होगा जो राष्ट्र के निर्माण में सहायता कर सके। साथ ही साथ योग्यता के आधार पर भर्ती होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि रिश्तेदारों को भरे जा रहे हैं उद्योगों में। अगला लोचपूर्ण नीति यानी कि फ्लेक्सिबल होनी चाहिए रिक्रूटमेंट का प्रोसेस, यानी सब कुछ पता होना चाहिए। किसी को ऐसा ना हो कि उस भर्ती के बारे में थोड़े से भी कन्फ्यूजन हो। आगे हम देखते हैं वैज्ञानिक आधार पर योग्यता का निर्धारण। वैज्ञानिक आधार पर योग्यता का निर्धारण मतलब एक प्रोसेस हो कि हम पहले एग्ज़ाम लेंगे, फिर उसके बाद हम टाइपिंग कराएंगे, फिर इंटरव्यू लेंगे। जो उनकी प्रोसेस होगी उस प्रोसेस को एक साइंटिफिक वे में करेंगे, ना कि रैंडमली किसी को भी पहले टाइपिंग करा ले रहे हैं, फिर बाद में एग्जामिनेशन करा रहे हैं, फिर एक बार दौड़ करा रहे हैं। इसमें ये बात क्लियर होनी चाहिए कि जो साइंटिफिकली जो प्रूवन है उसी के आधार पर हम निर्धारित करेंगे कि हम 25 क्वेश्चन किस चीज़ के पूछेंगे, यानी हम साइंस से पूछेंगे, 25 क्वेश्चन हम मैथ से पूछेंगे। तो ये बता रहा है कि ये साइंटिफिक वे में रिक्रूटमेंट होगा। आगे देखें भर्ती के महत्व को समझेंगे। भर्ती का महत्व क्यों है, क्योंकि श्रम का आवर्तन करना है, साथ ही साथ तकनीकी परिवर्तन हो रहे हैं, उसकी वजह से हमें भर्ती करनी पड़ती है। बार बार तकनीकों में चेंज हो रही है, जिस वजह से नई तकनीक को सीखने वाले लोगों को भर्ती किया जा रहा है। कर्मचारी चयन की सुविधा हो सके, संस्था का विकास हो सके यानी कि उद्योग का विकास हो सके, साथ ही साथ बाजार का विस्तार हो सके। हमें भर्ती के ये महत्व है। आगे देखते हैं कि चयन क्रिया विधि क्या है। मैंने पिछली बार ही कहा था कि चयन क्रिया विधि होती क्या है, तो हम देखते हैं कि चयन क्रिया विधि में कौन कौन से प्रोसेस आते हैं। तो पहला क्या है, पहला है प्रार्थना पत्र प्राप्त करना तथा उसकी जाँच करना। दूसरा है खाली प्रार्थना पत्र देना, यानी हम ये भरने के लिए दे देंगे कि आप अपनी योग्यता भरिए, या जो प्रार्थना पत्र दिया था उसको भर के दीजिए, अगर नहीं भरे हैं तो खाली प्रार्थना पत्र भर के दीजिए। फिर हम उनकी परीक्षा लेंगे, परीक्षा लेने के बाद हम इंटरव्यू कराएंगे, यानी साक्षात्कार कराएंगे। साक्षात्कार कराने के बाद, इंटरव्यू कराने के बाद हम सिफारिश पत्रों की जाँच करेंगे, यानी कि हमने देखेंगे कि किसी की सिफारिश तो नहीं लगी है इसमें। फिर आगे देखेंगे कि हम मेडिकल टेस्ट कराएंगे, और मेडिकल टेस्ट कराने के बाद शारीरिक और डॉक्टरी परीक्षण कराने के बाद हम उसे कार्य पर नियुक्त करेंगे। तो ये चयन की प्रक्रिया होती है। तो चयन की प्रक्रिया, आप भर्ती और चयन दोनों आपने देखा। अब आगे हम देखेंगे कि ट्रेनिंग क्या होता है। दोस्तों आप लोग सभी लोग एक ध्यान दीजिएगा कि भर्ती और चयन में अंतर कभी कभी पूछता है, इसको आप करिएगा, देखिएगा। अगर आपको नहीं होगा तो आप कमेंट में लिखिएगा, मैं एक और अलग से वीडियो बना दूंगा भर्ती और चयन के अंतर को समझाने में। आगे हम देखते हैं कि ट्रेनिंग प्रशिक्षण क्या होता है। प्रशिक्षण ट्रेनिंग क्या है। ट्रेनिंग वह कार्य है दोस्तों, अभी तक आप थ्योरी वाली चीज़ें पढ़ते हैं, आप जब भी बाहर उद्योग में जाएंगे तो आपको प्रैक्टिकली चीज़ों को समझना होगा। उन प्रैक्टिकल चीज़ों को समझने के लिए ही ट्रेनिंग कराई जाती है। साथ ही साथ एक ऐसे ज्ञान को दिया जाता है जो दूसरा व्यक्ति उस ज्ञान को ना जानता हो। मान लीजिए उद्योग है, उद्योग में लेथ मशीन है, लेथ मशीन चलाने वाला एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट या फीटर का ITI किया हुआ स्टूडेंट लेथ मशीन किस तरह से चला सकता है, बाद में उसको और अच्छे से प्रशिक्षण दिया जाए कि आप किस तरह से कटिंग कर सकते हैं, शेपिंग कर सकते हैं, किस तरह से अच्छी डिजाइनिंग कर सकते हैं। आप थ्योरेटिकल पढ़े थे, उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे। तो फिलिप्पो साहब ने कहा था, फिलिप्पो साहब ने क्या कहा, फिलिप्पो साहब ने कहा कि प्रशिक्षण किसी विशेष कार्य करने हेतु कर्मचारियों के ज्ञान व कौशल में अभिवृद्धि करने की प्रक्रिया है। तो ट्रेनिंग क्या है, एक विशेष कार्य को करने के लिए कर्मचारियों के ज्ञान और उसकी अभिवृद्धि करनी है। हम ये समझिए कि मान लीजिए कि आप समोसा बनाना जानते हैं, एग्जाम्पल से ऐसे समझिए कि आप समोसा बनाना नहीं जानते हैं, लेकिन अगर किसी फैक्ट्री में समोसा बनाना है तो आप थोड़ा बहुत तो समोसा बना ही लेंगे घर पे, लेकिन वो आकार वो शेप नहीं दे पाएंगे जिस तरह से फैक्ट्री में समोसे बनाए जाएंगे। तो वो शेप और वो आकार आपको पाने के लिए आपको थोड़ा बहुत ट्रेनिंग करना पड़ेगा, यानी आपको थोड़ी बहुत
बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जिससे कि तब आप उससे बराबर से एक बराबर समोसा बना पाएंगे। इसी तरह से किसी भी इक्विपमेंट में जब शुरुआती दौर में जब किसी कंपनी में जाते हैं, तो जब हम किसी चीज़ को बनाना नहीं जानते हैं तो हमको सिखाते हैं वहाँ के वर्कर्स, और ये ट्रेनिंग प्रोसेस में हम सीखते हैं कि किस तरह से इस कार्य को किया जाता है। तो हमारे सामान्य ज्ञान के विपरीत कौन सा ज्ञान है, ये एक तरह का विशिष्ट ज्ञान है। प्रशिक्षण जो है वो सामान्य ज्ञान के विपरीत विशिष्ट ज्ञान है, जो किसी कार्य विशेष को करने हेतु जरूरी होता है। तो प्रशिक्षण क्या है? प्रशिक्षण हमारे सामान्य ज्ञान के विपरीत वह विशिष्ट ज्ञान है जो किसी कार्य विशेष को करने हेतु जरूरी होता है। आगे हम देखेंगे कि इम्पोर्टेंस, प्रशिक्षण के महत्व कौन कौन से हैं। प्रशिक्षण का महत्व क्या है, प्रशिक्षण इम्पोर्टेंस क्या है। पहली बात तो हमको ये समझेंगे कि नए कर्मचारी होंगे, उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। दूसरी बात, कर्मचारियों के मनोबल को ऊंचा उठाने के लिए हम ट्रेनिंग देते हैं, साथ ही साथ कर्मचारियों को विकास करने के लिए होते हैं। दोस्तों इस चैप्टर में ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में आपने हमेशा देखा होगा कि वर्कर के डेवलपमेंट्स के बारे में बात चल रही है, और ट्रेनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा हम वर्कर का डेवलपमेंट अच्छे से कर सकते हैं। साथ ही साथ हम उनको सुविधाएं देके भी कर सकते हैं। जैसे हमने पिछले चैप्टर में देखा था, पिछले लेक्चर में देखा था कि किस तरह से हम स्वास्थ्य मतलब बीमा करा सकते हैं उनको, जल आपूर्ति और बहुत अच्छे साफ़ सुथरा जगह देने की वजह से हो जाएंगे। तो इस तरह से हम वर्कर का डेवलपमेंट करते हैं, इसीलिए ट्रेनिंग जरूरी होती है। वर्कर के डेवलपमेंट के लिए ही प्रशिक्षण होता है। तो हम पहला देखें, नए कर्मचारियों को कार्य की जानकारी देने हेतु। दूसरा, कर्मचारियों के मनोबल को ऊंचा उठाने के लिए। तीसरा है कर्मचारियों का विकास करने के लिए। चौथा है कर्मचारियों की कार्य क्षमता में वृद्धि करने के लिए। और पांचवा है दुर्घटना में कार्य करने के लिए। ये पांचवा पॉइंट आपको समझना है कि दुर्घटना में कार्य करने के लिए क्या है। मान लीजिए कि कोई वर्कर किसी मशीन पे काम कर रहा है और वहाँ पे लगातार उसके राइट हैंड का उपयोग हो रहा है, और उस मशीन पे कार्य करते समय उसका अचानक में हाथ उस मशीन के अंदर जाता है। तो जो दूसरा साथी है उसको ये समझ में आना चाहिए कि मुझे उसके हाथ को पकड़ के खींचना नहीं है, मुझे सबसे पहले जाके क्या करना है, मुझे सप्लाई को ऑफ करनी है, यानी उस मशीन के ऑफ बटन को सबसे पहले दबाना है, ना कि उसको हमको खींचना है। इसी तरह हर जगह पर, वर्क प्लेस पर हमको ये समझनी होती है कि हमें किस तरह से एक दुर्घटना की स्थिति में मैं कार्य सही से कर सकूं। इस चीज़ को ही ट्रेनिंग पे सिखाई जाती है। ट्रेनिंग में हमें दुर्घटना के समय भी कार्य किस तरह से सही से कर सकें, इस चीज़ को समझाई जाती है। ऐसा ना हो कि दुर्घटना हो और मैं भागना शुरू कर दिया हम लोग कि हमें नहीं भैया भागो जल्दी जल्दी यहाँ से निकलो, ये नहीं। ये हमें देखना है कि दुर्घटना होने पे हमें किस तरह से एक्शन लेना है, इस चीज़ को हमें समझना होता है ट्रेनिंग में। ट्रेनिंग में यह पार्ट सबसे ज़रूरी होती है, इसी को कहते हैं सेफ्टी। क्या कहते हैं? सेफ्टी। तो ट्रेनिंग में सबसे ज़्यादा आपकी सेफ्टी सिखाई जाती है, और आपकी सेफ्टी बहुत ज़रूरी होती है ट्रेनिंग के दौरान। अगर आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो आप उस चीज़ को किस तरह से हैंडल करेंगे, वो चीज़ आपको ट्रेनिंग में ज़रूर सिखाई जाती है। तो सेफ्टी ट्रेनिंग में सबसे ज़्यादा सिखाया जाता है। आगे देखा जाए, आगे देखते हैं अगला क्या है। अगला है कर्मचारियों के कार्य निर्देशन करने के लिए, यानी उनको डायरेक्शन सही से किस तरह से डायरेक्शन के साथ काम करें, ये चीज़ देखना होता है। साथ ही साथ संगठन में स्थिरता लाने के लिए, अगर कर्मचारी ट्रेंड होगा और काम वो करता रहेगा तो कभी भी संस्था में अस्थिरता की स्थिति नहीं बनती है। हमेशा कैसी स्थिति बनी रहती है? स्थिर स्थिति बनी रहेगी। अगला देखेंगे कि जो हमारे नियोक्ता हैं, यानी कि जो हमको रखे हैं, और कर्मचारियों के बीच में मधुर संबंध स्थापित करने के लिए, यानी जो हमको रखते हैं, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के बीच में एक अच्छा मधुर संबंध बना रहा है, इसलिए हम उनको ट्रेनिंग देते हैं। अगला लास्ट है ग्रहणशीलता, यानी कि मतलब गेन करने की, अच्छे से ज्ञान को गेन करने का स्थिति बना रहे, इसीलिए हम ट्रेनिंग देते हैं किसी भी वर्कर को। अब देखते हैं प्रशिक्षण के सिद्धांत कैसे हैं, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ ट्रेनिंग कौन कौन से हैं। तो हम प्रिंसिपल ऑफ ट्रेनिंग देखनी है। पहला है अभिप्रेरणा का सिद्धांत, यानी कि हम मोटिवेशन के द्वारा हम उसको प्रशिक्षित कर सकते हैं। दूसरा प्रतिपुष्टि का सिद्धांत, यानी कि बार बार कार्य कराकर, यानी रिपीटिशन, कार्य का रिपीटिशन कर करके हम उसको सिखा सकते हैं, ट्रेनिंग दे सकते हैं। दूसरा अभ्यास का सिद्धांत, सेम वही चीज़ है, बार बार रिवीजन करके। रिपीटिशन और रिवीजन बहुत ज़रूरी है। रिपीट यानी कार्य को बार बार रिपीट करना और फिर उसको रिवाइज करना, ये दोनों करना चाहिए। पुनः परिवर्तन का सिद्धांत, हमने देखना है कि बार बार परिवर्तन हो रहे हैं तो हमको उसको बार बार प्रशिक्षण दे, ये सिद्धांत हमको समझना है कि कोई भी कार्य में अगर तुरंत परिवर्तन हो रहा है तो उसको फिर पुनः परिवर्तन का सिद्धांत के अनुसार हम उसको ट्रेनिंग देते हैं। अगला देखेंगे पूर्ण बनाम आंशिक सिद्धांत। देखिए हम कभी कभी होल प्रोसेस को समझाते हैं और कभी कभी उसके पार्ट को हम समझाते हैं, यानी आंशिक पार्ट को हम ट्रेनिंग में देते हैं। साथ ही साथ प्रगति प्रतिवेदन का सिद्धांत। प्रगति प्रतिवेदन का सिद्धांत का अर्थ ये हुआ कि हमें उसका एक रिपोर्ट तैयार करके क्या करना है, हम उसका
कार्ड देखेंगे कि वो सही से कार्य कर रहा है कि नहीं। हम उसके कार्य सिद्धांत में, हम उसके ट्रेनिंग के सिद्धांत में ये देखेंगे कि हम चेक करेंगे कि वो सही से कार्य कर रहा है कि नहीं। तो हम उस वर्कर का रिपोर्ट तैयार करके देखेंगे कि क्या ये सही से ट्रेनिंग सीख रहा है कि नहीं, एग्जामिनेशन लेंगे। तो ये होता है प्रकृति प्रतिवेदन का सिद्धांत। अगला है सहयोग का सिद्धांत। यहाँ सहयोग होगा दोस्तों, यहाँ आप लोग सही कर लीजिएगा, ये सहयोग होगा। सहयोग मतलब कोऑपरेशन। कोऑपरेशन मतलब एक वर्कर दूसरे वर्कर के साथ कोऑपरेट करके काम कर रहे हैं कि नहीं, इस चीज़ का भी हम ट्रेनिंग देते हैं। अगला है उचित कार्य विधि का सिद्धांत। उचित कार्य विधि मतलब हमें वो चीज़ देखना है कि जो कार्य हम सिखा रहे हैं वो उचित तौर तरीके से हो रहा है, ना कि कोई अनुचित तौर तरीके से। अगला व्यवहारिक प्रशिक्षण का सिद्धांत। सिंपल है बात कि सबको एक साथ जोड़ करके ही सबको सिखाना है, किसी को भी भेदभाव करके नहीं सिखाना है। साथ ही साथ प्रैक्टिकल नॉलेज, यानी हमें प्रैक्टिकली सिखाने की कोशिश करनी है। तो हम यहाँ पर व्यवहारिक प्रशिक्षण का सिद्धांत यानी प्रैक्टिकल वे में हम उसको सिखाएंगे। साथ ही उद्देश्य प्राप्ति यानी ऑब्जेक्ट बता के सिखाएंगे, किस तरह से हम उस ऑब्जेक्टिव को प्राप्त कर सकें, इसे ट्रेनिंग में सिखाएंगे। तो हम एक गोल डिसाइड कर लेंगे और गोल डिसाइड करके ही उस पर हम उस गोल को अचीव करने के लिए ही ट्रेनिंग देंगे, जिससे कि उद्देश्य प्राप्ति के सिद्धांत को फॉलो करेंगे। तो ये हमारा रहा कि प्रशिक्षण के कौन कौन से सिद्धांत हैं। 10 तरह के प्रशिक्षण के सिद्धांत हैं। इन सभी को आप थोड़ा बहुत डिटेल से किताब में भी देखिएगा। IMD के बुक के लिए आप लोग एक उपाध्याय करके बुक आती है, मुझे पूरा नाम नहीं याद आ रहा है, आप उस बुक को ले सकते हैं। बहुत ही अच्छी बुक है, मार्केट में आप उस बुक को खरीद सकते हैं। उपाध्याय राइटर हैं कोई, उनका राइटर का पूरा नाम नहीं याद है हमें भी, तो आप लोग उपाध्याय करके एक राइटर होंगे, उनकी बुक ले सकते हैं। दोस्तों, तो आज हम लोगों ने क्या क्या देखा है? आज हमने देखा कि भर्ती क्या होती है और चयन क्या होता है। तो हमने ये टॉपिक क्लियर किया, चयन और भर्ती। दूसरी हमने ये देखी है कि भर्ती की विशेषता में भर्ती के चयन क्रिया विधि देख ली है। आगे हमने देखा है ट्रेनिंग। तो हमारे जो चैप्टर 2 का ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है आपका ट्रेनिंग और भर्ती। इससे पेपर में क्वेश्चन जरूर बनता है और हर साल बोर्ड का पेपर BT UP में इसको क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है। दोस्तों, कल की वीडियो में हम चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो हम देखेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उसमें हम बहुत सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे। साथ ही साथ हम प्रीवियस ईयर 2018 के पेपर को, 2019 के पेपर को और 2021 के पेपर का एनालिसिस करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं अभी तक चैप्टर 1 और चैप्टर 2 से। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगती है सभी लोग कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों के बीच में फैलाएं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए।